अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल। सामीन, बेऔलादी एक बहुत बड़ा मसला है। औलाद के बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल है और हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है, मर्द और औरत की, कि उसे औलाद जैसी नेमत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजे। लेकिन वो क्या फेलियर है जिसकी बिना पर औलाद नहीं होती, जिसे हम मर्द के एतबार से मर्दाना बांझपन भी कहते हैं। बेऔलादी, औलाद का ना होना, मर्दाना बांझपन की वजूहात क्या हैं, उसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसलिए आज हमने दावत दी है जनरल हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलीम शहजाद मलिक साहब को। सलीम शहजाद मलिक साहब से मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आसिफ साहब आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। सर, जैसा कि आप एक यूरोलॉजिस्ट हैं और मर्दाना बांझपन का आप इलाज करते हैं, सर मैं ये जानना चाहूँगा कि मर्दाना बांझपन की वो क्या क्या वजूहात और अलामात हैं जिनकी बिना पर औलाद नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने इस माशरे में एक ऐसी चीज़ को उजागर करने की कोशिश की है जिसके बारे में बात करने से शर्मसार महसूस करते हैं। हालांकि ये एक ऐसे ही बात है जैसे कि किसी को दिल का मसला हो, किसी को शुगर का मसला हो, किसी को गंठियों का मसला हो, तो वो क्या बात करने से नहीं कतराता, लेकिन मर्दाना जिनसी कमज़ोरी या बांझपन के मुतल्लिक अपने ऊपर लेबल लगाने से वो घबराता है, क्योंकि हमारे माशरे में मर्द होने की एक ही निशानी बना दी गई है कि वो कभी भी उसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। मर्दाना अमराज एक हकीकत हैं। मर्दाना जो जिनसी अमराज और बांझपन, इनके इलाज मुनासिब चंद दिनों की ट्रीटमेंट से लेके आखिर तक की ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है। अल्लाह ताला के फजल करम से हम मर्द को मुकम्मल मुआयना करने के बाद उसके अंदर कोई प्रॉब्लम देखने, उसके टेस्ट करने और उसके कंप्लीट चेकअप के बाद हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं, उनको अलग करते हैं और फिर उसको बताते हैं कि उसके अंदर क्या कमियां हैं और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि वो मर्दाना बांझपन से निजात हासिल कर सके। डॉक्टर साहब, एक कपल है, उसकी लाइफ पिछले 6 माह या 1 साल से बिल्कुल प्रॉपर बहुत अच्छी चल रही है, बहुत फिट तरीके से अपनी ज़िंदगी खुशगवार अंदाज में गुजार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अगर औलाद नहीं होती है तो मर्द को बांझ कैसे कह सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि इसका एक प्रॉपर तरीका कार है। उसमें यह है कि अगर एक ख़ास दौरानिए के बाद अगर औलाद ना हो, जो कि 2 साल का अरसा है, अगर 1 साल अब जदीद तरीके में 1 साल भी कह दिया गया है, लेकिन 2 साल का अरसा भी है, इसमें मुख्तलिफ आरा हैं। अगर 1 साल के रेगुलर जिनसी अमल के बाद मियाँ बीवी औलाद की नेमत से महरूम हैं, तो सबसे पहले उसका तरीक़ेकार ये है कि उस खातून को गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। वो उसकी कंप्लीट हिस्ट्री लेगी और मुआयना करेगी, उसको देखेगी। इसी दौरान 2 पहिए हैं, मर्द और बीवी, तो दूसरे पहिए को यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उसको अपना मुआयना यूरोलॉजिस्ट से कराना चाहिए। वो सबसे पहले देखेगा कि जिनसी अमल में कुछ मसाइल हैं, साथ ताल्लुक़ में कोई मसाइल हैं। उसके बाद वो ये देखेगा कि इसका जो मवाद या जो स्पर्म है वो क्या अंडे से मैच करता है या इस काबिल है कि वो अंडे के साथ मिलकर आगे औलाद बना सके। ये सारी चीज़ें वो देखेगा, उसके हार्मोन्स, कुछ ग्लैंड्स देखेगा, सारी चीज़ें देख के वो फैसला करेगा कि आया कि कितनी कमी है, क्या कमी है। उसके मुताबिक हम इलाज और उसकी तजावीज़ करते हैं। उस दोनों के, मर्द और बीवी के दोनों के इलाज बैक वक्त, अगर किसी एक को इशू है तो वो बैक वक्त दोनों भी शुरू हो सकते हैं। दोनों के मसाइल अगर हों, उसको काबिल नहज पहुँचाया जाता है। और बेशक इसमें कोई शक नहीं, औलाद का जो हतमी फ़ैसला है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने करना, लेकिन जितना हमें अल्लाह ने इल्म दिया है उसके मुताबिक हम उन दोनों को, गायनेकोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, मर्द के लिए उस नहज पे ले आएंगे कि वो चीज़ें उसके लिए बेहतर तरीके से हम कर। डॉक्टर साहब, पेशेंट जब आपके पास आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनका कौन सा टेस्ट रिकमेंड करते हैं जिससे पता चले कि ये औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम है?
अच्छा, सबसे पहले हम मर्द की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री का मतलब मेडिकल में ये होता है कि हम उससे मुतल्लिक पूछते हैं। उसके मुतल्लिक ये पूछने का मतलब है हमारे पास कई ऐसे जोड़े आए हैं, और ये मैं ऑन स्क्रीन आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि उनको शर्म आ सकती है, हम अगर शर्म करेंगे तो इलाज नहीं कर पाएंगे। तो बात ये है कि हमारे पास ऐसे जोड़े आते हैं जी औलाद नहीं औलाद है, बाद में पता चलता है कि उनका जिनसी अमल ही इस काबिल नहीं था कि वो औलाद तक पहुँच पाते। तो उस सूरत में आप उनके मर्द के जिनसी अमल और औरत के जिनसी अमल को बेहतर बनाने के लिए उनको ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो अमल बेहतर तरीके से चल रहा है, प्रॉपर चीज़ें ठीक हैं, तो फिर हम जाते हैं मर्द का कराते हैं 3 दिन के वक्फा वाइफ से करके, तो वो सीमन एनालिसिस, वो उसके जरसूमे की रिपोर्ट आती है। उसके अंदर हम देखते हैं कि उसकी तादाद कितनी है, और ज़रूरी नहीं है कि वो तादाद 100% हो। उसको एक ख़ास क्राइटेरिया है जो हम बेहतर समझते हैं। उसकी एक ख़ास तादाद, उन जरसूमों की एक ख़ास हरकत कि वो उस तरीके से वो जो स्पर्म है वो अंडे तक जाने के लिए जो दौरानिया रिक्वायर होता है, क्या वो पूरा करने की अहलियत रखते हैं, क्या जो स्पर्म है वो इतनी स्पीड से चल सकते हैं, क्या स्पर्म की शक्ल ऐसी है कि वो अंडे के एक ख़ास अंडे के साथ एक ख़ास स्पर्म मिलकर आगे बच्चा बनाने के लिए हेल्प कर सके, या सीमन रिपोर्ट के अंदर पस सेल्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ें एक मुकम्मल तहकीकाती एजेंडे पे हम चलते हैं, ये बुनियाद है। उसके बाद फिर हम हार्मोन्स भी कराने। कई मरीज़ हैं जिनकी प्रॉब्लम एक वेरिकोसील होती है, छोटी सी शरियानें हैं वो गोलियों की, वो फूली होती हैं, उसकी वजह से वो 10-10 साल बेऔलादी में होते हैं। रिसेंटली हमने एक 10 साल के पेशेंट को वेरिकोसील उसका ऑपरेशन किया है, छोटी सी कट लगा के वेरिकोसील उसकी शरियानें हमने बांधी हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने अल्लाह के हुक्म से वो 1 साल बाद औलाद की नेमत से बार-बार हुआ है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपने बहुत सी कॉसेज़ बताई, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ 1 बाय 1 हम इन चीज़ों को प्रॉपर डिफ़ाइन करें ताकि हमारा जो लेमैन लिसनर या व्यूवर है वो अंडरस्टैंड कर सके। जी जी जी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो सीमेंस हैं उनके पावरफुल होने की तादाद कितने % होनी चाहिए कम से कम, जिससे उम्मीद लगाई जा सकती है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी या प्रेगनेंसी के ये काबिल है? देखें, WHO दुनिया का अदारा सेहत कहता है कि जो काउंट है वो 15 मिलियन फ़ी ml। 1 ml सीमन अगर 2.5 ml है तो उसके मुताबिक, 3 ml है तो उसके मुताबिक 15 मिलियन 1 ml के अंदर स्पर्म होने चाहिए। उसके बाद मोटिलिटी, जिसको हम हरकत कहते हैं, वो हमें कम से कम एक्टिव, और जो मोटिलिटी है वो कम से कम 32% होनी चाहिए। जी। तीसरी चीज़ है यानी कि 32% एक्टिव स्पर्म होना ज़रूरी है, कम से कम 32% एक्टिव। हमारे यहाँ बहुत से हुक्मा ऐसे हैं जो 80-90% रिक्वायर्ड करते हैं। इससे नीचे वाले जिनके एक्टिव नहीं होते हैं वो उनको फर्दर जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए मेडिसिन देते हैं। देखें, इसको मैं कह सकता हूँ कि एक फजूल एफर्ट है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें उसको 90% पहुँचाने पे मेहनत करने के बजाय कुछ और चीज़ सोच। 32% ये पूरी अच्छी रिसर्च के बाद 32% इज़ एनफ। उसके बाद मॉर्फोलॉजी, सिर्फ यानी जो शक्ल है वो 4% की भी ठीक हो तो काम चलता है। लेकिन सर जैसे आपने बताया कि पस सेल्स होने की वजह से वो डिस्टर्ब करते हैं प्रेगनेंसी को, ये क्या फैक्टर है कि पस सेल्स के होने से अगर सपोज़ एक पेशेंट है और उसके 50% भी हैं लेकिन साथ पस सेल्स भी आ रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसको नकारा बना सकता है? आप सादा ज़बान में ये देखें, अगर एक चीज़ को कीड़ा लग जाए, क्या आप बाकी चीज़ को सही तरह इस्तेमाल कर पाते हैं? यकीनन नहीं। बात यही है कि पस सेल्स का मतलब है कि उनको जरासीम लग रहे हैं स्पर्म्स को। वो तादाद जितनी भी ज़्यादा होगी वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो फर्टिलाइजेशन या वो उस अमल को पूरा कर सकें। इसलिए पस सेल्स एक ऐसा अलमिया है जिसको ट्रीट प्रॉपरली करने का तरीक़ेकार माजरत के साथ क्वैक्स या जो हुक्मा है वो उस तरीके से नहीं कर पाते। वो एक हफ्ते एंटीबायोटिक दे, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि इसके लिए लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबी देर एंटीबायोटिक देकर तब ये इन्फेक्शन जाता है, और उसके लिए बड़े ख़ास कल्चर करा के इसको इतना सादा समझ लिया है। इस वजह से ये एक हमारे नज़दीक एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसको कोई छूना नहीं चाहता या इसको काबिल इलाज नहीं समझा जाता। डॉक्टर साहब, पस सेल्स हैं क्या और ये किन वजूहात की बिना पर होते हैं? देखें, बात यह है कि कोई भी इन्फेक्शन
जिस्म में कहीं भी किसी भी वक्त उसकी ज़रूरी बगैर किसी वजूहात के हो सकता है। इसमें यह है कि हमारे यहाँ अक्सर यूरिनरी ट्रैक का, पेशाब की नाली का इन्फेक्शन रहता है, क्योंकि रास्ता इसका वही है जिस रास्ते से हम यूरिन किडनी से आके ब्लैडर में जाता है, और ये भी मसाने में ही खुलती हैं नालियाँ जिसके स्पर्म आते हैं, तो इन्फेक्शन वहाँ से एक्वायर होकर स्पर्म्स में चला जाता है और अरसा दराज बैठा रहता है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन पुराना हो जाता है। तो उसको ट्रीट करना कदरे मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं, मुश्किल होता है, लेकिन इसको ट्रीट करे बगैर हम किसी भी किस्म की खुराक, दवाई, कोई फ़ायदा हो नहीं पाए। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी का ताल्लुक क्या मर्दाना सलाहियत से ख़ास तौर पर है? देखें, आप अगर मर्दाना सलाहियत में हम दो चीज़ें डालते हैं। एक डालते हैं कि मर्दाना सलाहियत, एक उसकी अपने वाइफ के साथ रिलेशन रखने में मर्दाना सलाहियत, वो भी ज़रूरी है, और स्पर्म काउंट की सलाहियत वो भी ज़रूरी है। इसलिए मर्द के दो फैक्टर्स ज़रूरी हैं। फीमेल में जैसे सिर्फ बांझपन है या नहीं है वो इम्पॉर्टेंट है, मर्द में मर्दाना सलाहियत भी चाहिए और मर्दाना स्पर्म को भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मर्द के लिए दो फैक्टर्स हैं और इनका परफेक्ट होना वाइफ से ज़्यादा ज़रूरी है। कि क्या मर्द का जो दौरानिया है वो भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है? देखें, ये बड़ी अहमियत की हामिल आपने बात की। देखें, आप अगर ये बात देखें तो अगर मर्द का दौरानिया मुनासिब हद तक नहीं होगा कि वो उस दौरान रह सके कि वाइफ के जब वो करीब जाए और उस जो स्पर्म है वो उसको अपनी मतलूबा जगह तक नहीं वो पहुंचाना तक भी पहुंच पाए, तो मेरा नज़दीक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए इसको टाइम पीरियड एक्सटेंड करने के लिए कई साइकोलॉजिकल उसकी थेरेपी होती है, कई दवाइयों वाली थेरेपी होती है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि वो उस चीज़ में अपनी जो है अज़दवाजी ज़िंदगी को भी खुशगवार बना सके और आगे नस्ल चलाने में भी हेल्पफुल। सर, इससे जुड़ा एक सवाल और मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा कि क्या जो वाइफ है उसका सेटिस्फाइड होना भी अपने हस्बैंड से ज़रूरी है? सेक्सुअल सेटिस्फिकेशन का होना भी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है? देखिए, प्रेगनेंसी के लिए आप अगर सोचें तो उतना ज़रूरी बेशक नहीं होगा, लेकिन देखें ये रिश्ते को आगे चलाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में मर्द में एक चीज़ें रखी हैं कि उसको इस अमल के मुकम्मल होने पर या इस मुकम्मल अमल के पीक पर पहुंचने पर सेटिस्फेक्शन होती है, वैसे ही फ़ीमेल के लिए भी ये चीज़ें अल्लाह ताला ने रखी हैं, तो उसको उस सेटिस्फेक्शन पर पहुंचवाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये जो अज़दवाजी रिलेशन है, हमने अपनी लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी रिश्ते इस तरीके से ख़त्म होते भी देखे हैं, और ये एक, हम इसको कहें या ना कहें, ये एक हकीकत है। सर, इससे जुड़ा ये सवाल भी मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा कि इसके लिए तो सर फिर काउंसलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अपने डॉक्टर के साथ। यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और उसमें उनको इस तरह की मोटिवेशन मिलना ज़रूरी है जिससे उनकी अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार। देखें, आपने लफ्ज़ बड़ा अच्छा इस्तेमाल की, काउंसलिंग। ये लफ्ज़ इतनी अहमियत का हामिल है। ये एक शख्स हो जिसकी ज़िंदगी उसके नज़दीक ख़त्म हो चुकी हो, उस काउंसलिंग से हमने उसको ज़िंदगी में वापस आते देखा है बग़ैर किसी एक दवाई के। तो बात ये है कि काउंसलिंग तो उसमें तो कोई इनकार नहीं है। और जब इंसान, देखें मैंने आपको बताया कि इस पूरे अमल में साइकोलॉजिकल या आप कह लो कि नफ्सियाती चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और इसमें नफ्सियाती मरीज़ वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ कुछ लोग नफ्सियाती लफ्ज़ सुनते ही समझते हैं शायद मैं नफ्सियाती मरीज़ हूँ, ऐसी बात नहीं है। नफ्सियात हर बंदे की होती है, मेरी ये नफ्सियात है, आपकी ये नफ्सियात है। उस नफ्सियात को बेहतर करके उसको ये उसकी नफ्सियात में ये चीज़ डाल देना कि हाँ, ये अमल नॉर्मल है, ये अमल ठीक तरीके से कैसे हो सकता है, ये अमल तुम्हारे अंदर कैसी चीज़ें बेहतर कर सकता है, इसको कैसे करना है, इसको कैसे लेकर चलना है। ये डॉक्टर मरीज़ के साथ इंटरेक्शन करके, अच्छी काउंसलिंग करके इसके काफ़ी मसाइल को हल भी कर सकते हैं। सर, ये पेशेंट की वो कौन सी कंडीशन है कि जिसके तहत वो विद मेडिकेशन उसका ट्रीटमेंट हो सकता है
और वो कौन सी कंडीशन है कि जिसमें हम उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इसका ऑपरेट होना ज़रूरी है, उसके स्पर्म डेवलप करने के लिए उसको और क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना ज़रूरी है? अच्छा, सबसे पहले जब हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं उस पर रिपोर्ट में हमें उजागर होती है कि क्या मसला है। काउंट के लिए दवाई हो जाती है, मोटिलिटी को हम देखते हैं, मोटिलिटी के लिए या हरकत के लिए हम देखते हैं कि उसको वेरिकोसील का मसला तो नहीं है। वो उसकी गोलियों को मुआयना करने के बाद डॉक्टर देखता है कि कोई उसकी गोलियाँ के अंदर शरियाने सूजी तो नहीं हुई, उसका फिर ऑपरेशन करना है कि वो भी दवाई से बेहतर होना है। इसके अलावा उसके अंदर पस सेल्स का दवाई से करना है ट्रीटमेंट। फिर अगर ये सारे मसले दवाइयों के बाद बेहतर ना हो तो फिर, और वाइफ बिल्कुल ठीक चल रही हो, तो फिर हम ये ना ठीक होने सूरत में फिर हम स्पर्म जो है वो लेकर कोई एक आधा स्पर्म अगर होते हैं, कम से कम भी होंगे, वो स्पर्म हम उसकी गोली की नस से लेकर वो हम बच्चेदानी में भी रख सकते हैं, जिसको हम IUI कहते हैं, और उसको बाहर भी अंडा और स्पर्म को बाहर फर्टिलाइज करा के हम इसको IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, वो भी कराते हैं। उस हद तक हम जा सकते हैं। सर ये जैसे कि आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी रहनुमाई फरमाई है, यहाँ पे मैं चीज़ों को और ज़्यादा डिफ़ाइन करने में और क्लियर करना चाहूँगा। उसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ये बताएं कि वो कौन से ऐसे कपल हैं जो इस स्टेज पर हों कि उनको बेबी टेस्ट ट्यूब से औलाद हो सकती हो। देखिए, उसमें यह है कि रिपोर्टों में एक तो वाइफ के अंदर से एग का प्रोड्यूस होना वो ज़रूरी है, और मेल का बेशक कुछ स्पर्म जो हम उसकी नाली से भी निकाल सकें, बेशक वो बाहर के रास्ते ना निकल पाएँ, एक आधा स्पर्म भी हो तो हम उस पर अटेम्प्ट ये कर सकते हैं। यानी कि अगर वो 2% भी उसका स्पर्म एक्टिव है, हाँ, या वो 15 मिलियन या 10 मिलियन या 5 बिलियन से भी कम है, ये तो आइडियल सिचुएशन है। हाँ जी, तो बिल्कुल किया जा सकता तो है। तब भी वो जो है वो बेबी टेस्ट ट्यूब के ज़रिए उस जी बिल्कुल बेबी टेस्ट ट्यूब के ज़रिए जो है वो उसकी औलाद हो सकती है। लेकिन ये जो सारा का सारा क्रेडिट है या ये जो सपोर्टिव एक्टिविटी है ये मर्द की तरफ से है, उसको फेवर दी जा सकती है जी। खातून की तरफ से ये चीज़ नहीं है। खातून के लिए उसके जो अपने बांझपन के मसाइल हैं उनसे वो शिकार ना हो, वो बिल्कुल फिट हो, वो बांझपन का शिकार ना हो, तो आप उसको बेबी टेस्ट ट्यूब रिकमेंड कर सकते हैं। नहीं, उसमें ये है कि फीमेल से भी एग आप रिट्रीव कर सकते हैं। जी। उनमें कुछ मसाइल हों, उससे अच्छे एग्स ना हो तो वो हम किया जा सकता है। यानी कि ये एक आपका लास्ट डिसीजन होगा, लास्ट स्टेज पर होगा कि जब ये देखा जाएगा कि पेशेंट इस पोजीशन पर है कि वो विद मेडिकेशन भी वो अप्रूव नहीं कर रहा, वो थ्रो ऑपरेशन भी अप्रूव नहीं कर रहा, लेकिन उसमें 1% भी अगर इस तरह की स्पर्म की पोजीशन बेहतर है तो उसको बेबी टेस्ट ट्यूब के ज़रिए फैसिलिटेट किया औलाद जैसी नेमत से नवाजा जा सकता है बाहुकुम खुदा। सामीन, हमारे साथ थे इस वक्त जनरल हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट मोहम्मद सलीम शहजाद मलिक। ये हर हफ्ता और एतवार निगत हॉस्पिटल गोजरा रोड बुर्जी चौक झंग में मरीजों का चेकअप करते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।